वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y इक्वल टू टी प्लस 1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स, उसके जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे और काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो आप वो वीडियोस देख के आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो 6 केसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब चीजें पता है तो आप आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उसका भी कॉन्सेप्ट कहीं यूज करना पड़े। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये सब कुछ अगर आपको आता है तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय लगता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काफी समय लगेगा, वीडियो उसके वजह से लंबा हो जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ये एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिस काफी जरूरी है। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां पे ये दोनों इक्वेशंस को कैपिटल डी के फॉर्म में सेट कर लेंगे। डी बाई डी टी के जगह कैपिटल डी पुट करेंगे और फिर हमें जो इक्वेशंस मिलेंगे उसके थ्रू हम एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सब होता है। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, तो गिवन इक्वेशंस हमने ये यहां से कॉपी कर लिए हैं, यहां पे लिख लिए। ओके, और जैसा हमने कहा इसको पहले कैपिटल डी के फॉर्म में सेट करना है, तो हम यहां पे लिख लेंगे पुट डी बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ये इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे d बाई डी टी की जगह कैपिटल डी पुट करो। ओके, तो ये हो जाएगा दैट इज कैपिटल डी स्क्वायर ऑफ x देन प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, अब ये जो पहले दो टर्म है इसमें से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू टी स्क्वायर। ये देखो ऐसा हमें एक इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहो, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, और अब इक्वेशन नंबर 2 में हम पुटअप करेंगे डी बाई डी टी की जगह कैपिटल डी, तो यहां पे हो जाएगा डी स्क्वायर ऑफ y प्लस 5x प्लस 4y इक्वल टू टी प्लस 1। यहां पे 5x का टर्म पहले लिख लो, ठीक है, 5x का टर्म पहले लिख ले और बाकी जो टर्म्स बची है उसमें से y कॉमन ले लो, प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू टी प्लस 1। ये देखिए। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 की तरफ जरा आप ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 3 एक्स वाई के फॉर्म में है और इक्वेशन नंबर 4 भी एक्स वाई के फॉर्म में है। इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है ये एक्चुअली दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक बार हमें एक्स और वाई मिल गया तो प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, काफी सारी स्टेप्स आएंगी इसमें। अब ये दोनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो। कौन से मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो चॉइस आपकी है, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर एलिमिनेशन मेथड से अभी फिलहाल अगर सॉल्व करना है यहाँ पे, तो एक काम करेंगे, या तो दोनों में x का टर्म सेम करो या तो दोनों में y का टर्म सेम करो, चॉइस आपकी है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दोनों में चलो y का टर्म सेम कर लेते हैं। अगर y का टर्म सेम करना है तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में y का टर्म है डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y और इक्वेशन नंबर 3 में y का टर्म ओनली 5y है। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3 को डी स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो
और इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को, यस यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी स्क्वायर प्लस 4 से, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। चलो देखते हैं अब क्या मिलता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को डी स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ टी स्क्वायर, ओके। इस तरह से थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। काफी आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स। देखो इक्वेशन नंबर 3 में डी स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, इसमें डी स्क्वायर प्लस 4 आ गया और इधर भी। और सेकंड इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हो जाएगा 25 ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 5 डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ वाई। देखो ऊपर की इक्वेशन में वाई छूट गया हमसे, तो यहाँ पे y लिखना भूल गए, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ हम y लिख लेंगे, यस ओके। और यहाँ पे 5 ऑफ t प्लस 1। तो ये देखिए फाइनली हमने जैसा मल्टीप्लिकेशन बताए थे वैसा कर लिए। और अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच यहाँ पे साइन चेंज करो, ठीक है। इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब ऐसे में यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है, कैंसिल हो गई। और अब जो बचा है वो लिख लो। तो यहाँ पे क्या बचा है, डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 25 और ब्रैकेट के बाहर x लिख लेंगे, ओके। और इक्वल टू के राइट साइड में यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 5 ऑफ टी प्लस 1। ये देखिए इस तरह से, ओके। और अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं किस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा d टू द पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 25 ऑफ x, ओके। इक्वल टू के राइट साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 4 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5t माइनस ऑफ 5, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे ये d टू द पावर 4 प्लस ये 8 डी स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ऑफ x। और राइट हैंड साइड में डी स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर, मतलब ये है कि टी स्क्वायर को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि उसके आगे डी स्क्वायर आ गया ना, 2 बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि d यानी d बाई डी टी है ना। देखो हमने यहाँ लिखा भी है d यानी d बाई डी टी है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली d स्क्वायर है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2t आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करो तो 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस ऑफ 5। और फाइनली अब ये क्या बचेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में 4t स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ 5t एंड माइनस ऑफ 3, ऐसा। और फाइनली यहाँ तक हमने रिड्यूस किए और ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ये हमें क्या मिला, ये एक्चुअली हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी ही हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। ये एक्चुअली हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है जो हमने इसके पहले जो स्टडी किए थे ना हायर ऑर्डर के टाइम, वो ऐसा था, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। हमने इसके पहले जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी किए थे उसमें ज्यादातर इक्वेशंस इसी फॉर्म में थी, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन ये y और x के फॉर्म में है, हमें यहाँ पे x और t के फॉर्म में अगर तैयार करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसको हटा के x और t कर लो। देखो ये x और t, ये देखो, तो ये भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखो डी स्क्वायर के आगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ओके। सो अब हमें इनडायरेक्टली क्या करना है, अब हमें इनडायरेक्टली यहां से इसको सॉल्व करना है। अब मान के चलो
कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फ्रेश प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां से एक न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऐसा समझ लो, क्योंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इसके पहले काफी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, वहां पे यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो यहां से न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, समझ लो, ठीक है ना। और यहां से लेके यहां तक अभी तक जो हमने सॉल्व किए ये एलिमिनेशन मेथड से, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करना है तो कैसे, तो सबसे पहले हमें यहां पे अगर सॉल्व करना है तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल्स यहां अप्लाई करो और एक्स फाइंड आउट करो। एक बार आपको यहां से एक्स मिल गया तो वो एक्स हमें पुट करना पड़ेगा या तो इक्वेशन नंबर 3 में या तो इक्वेशन नंबर 4 में। ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो तो हमें y मिल जाएगा। एक बार y मिल गया तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हमने जैसा कहा कि ये एक फ्रेश इक्वेशन है तो कंपेयर करो। ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंपेयर करो तो देखो एफ ऑफ डी के जगह ये ब्रैकेट है, ये एक्स है और ये राइट हैंड साइड में पूरा जो टर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ टी है, यानी क्यू ऑफ टी है, मतलब ये इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है याद करो, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स हमने कैसे सॉल्व किए थे। हमारे पास जब कोई भी प्रॉब्लम होता था ऐसा तो हमने क्या किए थे, हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार अगर हो तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना। उसके बाद आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। एक बार आपको रूट्स मिल गए तो फिर आपको CF का इक्वेशन लिखना है, CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक बार आपको CF मिल गया फिर आपको PI फाइंड आउट करना है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI फाइंड आउट होने के बाद एट द लास्ट हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये 5 स्टेप्स तो यहां पे आएंगी ही, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके रूट्स, देन CF, देन PI और जनरल सॉल्यूशन। ये 5 चीजें आएंगी तब जाके हमें x मिल जाएगा। और एक बार हमें x मिला उसके बाद हम y निकालेंगे, ऐसा है वो। तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब इसलिए हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कुछ नहीं, ये ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करो तो वही हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम यहां लिख लेंगे d⁴ प्लस 8d² माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालना सिंपल है। अगर रूट्स निकालना है तो एक काम करो, यहां d² के जगह m ऐसा मान के चलो, तो यहां d⁴ हो जाएगा m² प्लस ऑफ 8m माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यहां d² के जगह m ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और अब यहां पे इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स निकालना सिंपल है। कोई ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन -9 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 8 हो। तो ऐसे 2 नंबर हमें पता है, एक है 9 और एक है -1, ठीक है। तो हम यहां पे इसको इनडायरेक्टली फैक्टराइज करेंगे, m प्लस 9 एंड m -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड m -1 इक्वल टू 0। अब m के जगह m की ओरिजिनल वैल्यू पुट करो, या तो इसके बाद के स्टेप में पुट करो, m इक्वल टू -9 एंड m इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा d² इक्वल टू -9 एंड d² इक्वल टू 1, ठीक है। m के जगह m की ओरिजिनल वैल्यू जो d² है वो हमने पुट की है। अब यहां पे रूट्स निकालो। तो किस टाइप के रूट्स आएंगे देखो, एक मिनट, थोड़ी सी यहां जगह कर लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ये d² इज इक्वल टू m हटा देते हैं, या एक काम करते हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं, चलेगा, जगह इधर है थोड़ी सी, क्योंकि इसके बाद हम उधर सॉल्व करने वाले हैं। तो d² इक्वल टू -9, तो इसको सॉल्व करो। d² इक्वल टू -9, 9 का तो अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस की जगह i² लिख लो। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि d² इक्वल टू i² 9, क्योंकि -1 i² यानी -1 होता है ना, तो माइनस के जगह हमने i² लिख दिए। ओके, ये रूल है, पता होना चाहिए आपको, लिख के देते हैं। i² इक्वल टू -1 होता है, ये स्टैंडर्ड है। इमेजिनरी टर्म i² इक्वल टू हमेशा -1 होता है, यहाँ पे लिख के दिया आपको। ओके, तो हमने या माइनस के जगह i² लिख दिए। और अब इसका अंडर रूट करो तो d इक्वल टू ये हो जाएगा +-i3 या फिर 3i, ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है। चलो 3i लिखते हैं, 3i, ठीक है।
इस तरह से, और यहाँ डी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो उसका अंडर रूट कर लो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो फाइनली हमें रूट्स मिल गए, हमें रूट्स मिल गए। किस टाइप के रूट्स आए हैं? तो रूट्स मिले हैं यहाँ पे, मिक्स है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी टू द पावर 4 के फॉर्म में था। डी टू द पावर 4 पावर 4 है, इसका मतलब 4 रूट्स आना तय था। तो क्या हमारे पास 4 रूट्स है? यस, यहाँ पे 4 रूट है। क्या है वो 4 रूट? प्लस माइनस 1 यानी रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है। प्लस माइनस 1 रियल एंड डिफरेंट, और ये प्लस माइनस 3i यानी इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ये रियल एंड डिफरेंट और ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ओके, और अब इसके लिए CF का इक्वेशन बनाओ। तो चलो CF का इक्वेशन बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, एक न्यू स्लाइड लेते हैं, वहां पे हम बनाएंगे CF का इक्वेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये स्लाइड फुल हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। चलो आगे बढ़े। CF का इक्वेशन लिखना है यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन तैयार करना है। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब चलो इसका काम नहीं है अभी, ये हो गया इसका काम खत्म। तो CF का इक्वेशन लिख रहे हैं। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, तो प्लस माइनस 1 के लिए पहले तैयार कर लो। तो प्लस माइनस 1 के लिए हो जाएगा C1 e टू द पावर t प्लस C2 e टू द पावर माइनस t। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 जो इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है उसके लिए पहले इतना। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आया ना, क्योंकि यहां प्लस माइनस 1 है ना, प्लस माइनस 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है C1 e टू द पावर m1t प्लस C2 e टू द पावर m2t। देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म CF का, रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स अगर है तो प्लस माइनस 1, ऐसे 2 रूट्स है ना, यानी m1 m2 ऐसा है। तो पहला रूट m1 यानी 1 है और सेकंड रूट m2 यानी माइनस 1 है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म C1 e टू द पावर m1t। ये देखो C1 e टू द पावर m1t और C2 e टू द पावर m2t। m1 m2 की वैल्यू पुट करो 1 और माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ माइनस 1 आया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, और अब प्लस माइनस 3i के लिए हम बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। तो C1 C2 हो गया। अब C3 cos ऑफ 3x 3t हो जाएगा। C3 cos ऑफ 3t प्लस C4 साइन ऑफ 3t। अब ये कैसे लिखें? तो उसके लिए आपको इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए। चलो बताते हैं आपको। देखो ऐसा है, e टू द पावर अल्फा t C1 cos ऑफ बीटा t प्लस C2 साइन ऑफ बीटा t। अगर अल्फा प्लस माइनस i बीटा इस टाइप के अगर रूट हो, तो इस टाइप के अगर रूट है तो ये होता है CF का स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ t। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, प्लस माइनस 3i। प्लस माइनस 3i मतलब है 0 प्लस माइनस 3i, ऐसा है वो। प्लस माइनस 3i यानी 0, पहला टर्म 0 है, प्लस माइनस 3i तो मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है। देखो कंपेयर करो इसको इसके साथ, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 3 है। तो आपको क्या करना है, ये यहां पे अल्फा बीटा पुट करना है। तो यहां अल्फा की जगह 0 पुट करो। देखो हम पुट करके बताते हैं। यहां अल्फा की जगह आ जाएगा 0 और बीटा जहां जहां पे लिखा है वहां पे 3 आ जाएगा। तो यहां पे और यहां पे 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ऐसा है। अब e टू द पावर 0 यानी 1 होता है। तो क्या करो, इसको इग्नोर करो। इसको इग्नोर किए और अब जो बचा है वो यहां पे है। देखो बस ये है कि ये C1 C2 के फॉर्म में है। अब C1 C2 इसके पहले हो गया था, इसलिए C3 C4 आ गया। तो C3 cos ऑफ 3t C4 साइन ऑफ 3t, ऐसा है वो। समझ में आया? इसलिए ये सब CF का, ये सब जो हमने बताया, ये सब हायर ऑर्डर में हमने लिए थे। ये कुछ फर्स्ट टाइम कर रहे सॉल्व ऐसा नहीं है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी प्रॉब्लम्स, 50 प्रॉब्लम्स के आसपास तो भी लिए थे, और भी आएंगे उसमें प्रॉब्लम्स आगे, है ना। तो इसलिए ये सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये CF का इक्वेशन फाइनली बन गया। दिस इज CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बन गया, फाइनल हो गया ये CF। अब इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आखिरी में हमें इसका यूज करना है जब हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना रहेगा, तब इसको इक्वेशन नंबर A कहो, दैट इज द CF। और अब चलो PI निकालते हैं। PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, इसी का यूज करके।
तो पी आई निकालना है, तो पी आई निकालना यहां से स्टार्ट करेंगे। पी आई का फार्मूला होता है 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ टी, ये होता है पी आई का स्टैंडर्ड फॉर्म। पी आई का स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो आपके सामने है, 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ टी। तो f(d) यानी ये देखो, इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, ये वाले इसमें, तो ये जो ब्रैकेट है ये f(d) है, और ये जो इक्वल टू के राइट साइड में है ये पूरा क्यू ऑफ टी है। ठीक है, सो f(d) आपको यहां से मिलता है और क्यू ऑफ टी आपको यहां से मिलता है। बस ये ब्रैकेट यानी f(d) उठा के यहां पुट करो, और ये राइट साइड में पूरा जो है, राइट साइड में जो है वो पूरा क्यू ऑफ टी है, वो यहां पुट करो। तो आपका पी आई, आपको पी आई की स्टेप्स यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे 1/f(d) यानी d⁴ प्लस 8d² माइनस ऑफ 9 इंटू क्यू ऑफ टी यानी 4t² माइनस ऑफ 5t माइनस ऑफ 3। ये देखो, ये f(d) और q ऑफ टी पूरा हमने यहाँ पुट किए। और अब चलो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पी आई के केसेस की जानकारी होना चाहिए। जैसा हमने कहा था, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये कौन से केस में आता है? तो ये केस 3 में आता है। केस 3 की आपको आइडिया होनी चाहिए। अगर ये केस 3 में आता है तो इसको या तो 1 प्लस एक्स इनवर्स या तो 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट करो। इसको चॉइस आपकी है। ठीक है, क्या कहा? या तो 1 प्लस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट करो या तो 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट करो, चॉइस आपकी है। अगर 1 प्लस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट करेंगे तो इसका एक्सपांशन ऐसा है, 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस सो ऑन। और 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट करें तो 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³ प्लस सो ऑन। इसको बाइनोमियल सीरीज भी कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बोलो या बाइनोमियल सीरीज से, बाइनोमियल सीरीज एक्सपांशन बोलते हैं इसको। तो इसको ये फॉर्म में सेट करना पड़ेगा, या तो 1 प्लस एक्स इनवर्स या तो 1 माइनस एक्स इनवर्स। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 1 ले आएंगे पहले। तो कैसे लाएंगे? देखो, 1 बाय, ये डिनोमिनेटर में से -9 कॉमन ले लो, सीधा सीधा। अगर आप यहां से -9 कॉमन लेंगे तो देखो, -9 कॉमन लेने पर क्या आएगा? ये -9 बाहर निकल गया तो यहां आ जाएगा 1, और ये दोनों टर्म्स में माइनस आ जाएगा, और यहां पे दोनों टर्म को 9 से डिवाइड भी करना है। तो -d⁴ प्लस 8d² बाय 9 कंबाइन, देखो इस तरह से, ये देखो ये माइनस दोनों के लिए कॉमन है, ओके, और दोनों में डिवीजन 9 इस तरह से। और ये राइट हैंड साइड में ये इनटू जो है वो एज इट इज, ये देखो, ठीक है, ऐसा। तो हम इसको सेट कर रहे हैं एक्चुअली 1, ये देखो 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट होने वाला है। 1 माइनस एक्स इनवर्स, देखो 1 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर चेक करो, 1 माइनस ये फ्रैक्शन है ना, अब इसको इनवर्स के फॉर्म में सेट कर लो। आसान है वो सेट करना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो कैसे होता है ये, -1/9। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस d⁴ प्लस 8d² बाय 9, और अब ये ब्रैकेट का इनवर्स, ऐसा। देखो हमने कहा था ना 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट कर सकते हैं, तो देखो इनवर्स के फॉर्म में सेट हो गया, ब्रैकेट इनवर्स। देखो 1 माइनस, ये पूरा x है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है ना, यही x है, 1 माइनस एक्स इनवर्स, और ये इधर की जो ब्रैकेट है वो एज इट इज रखो। केस 3 चल रहा है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। केस 3 सबसे डिफिकल्ट केस में से एक होता है, तो वो केस यहाँ पे मिल गया। अब कोई भी केस हो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कौन सा केस कहाँ पे अप्लाई होगा नहीं होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो देखो, ठीक है, तो हमने इसको 1 माइनस एक्स इनवर्स के फॉर्म में सेट कर लिए। अब ये सेट हो गया, तो अब इसकी बाइनोमियल सीरीज बनाओ, ऐसी सीरीज बनाओ, देखो 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³, ऐसी सीरीज बनाओ। अब आप कहोगे ये सीरीज कितनी लंबी होनी चाहिए? तो ज्यादा लंबी मत करो, बस 2 टर्म्स करो, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितने बार हो सकता है? तो ये ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 ही बार हो सकता है, 2 से ज्यादा बार यहाँ डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। 4t² का डिफरेंशिएशन होगा 2 बार, उसके बाद तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंड मत करो, बस 2-3 टर्म्स ही रखो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, तो ये कैसे एक्सपांड होगा? देखो, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा,
क्योंकि पी आई फाइंड आउट करते समय स्टूडेंट्स गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो अब हम यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, तो यहाँ -1/9 बाहर है। ओके, सो ये 1 प्लस ये d⁴ प्लस 8d² / 9, फिर प्लस, ठीक है, d⁴ देन प्लस 8d² / 9 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ब्रैकेट के बाहर ये तो रहेगा एज इट इज। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर ले। इसका काम हो गया, इसको हटा देते ना, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि वैसे भी ये हटने वाला है, इसका भी काम नहीं है अभी कोई, क्योंकि ये न्यू स्लाइड चल रही ना वैसे भी। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट इंटू फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट इंटू सेकंड टर्म, ब्रैकेट इंटू थर्ड टर्म। ब्रैकेट इंटू थर्ड टर्म तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ d⁴ फिर उसका भी स्क्वायर है, 8d² का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है बस। तो चलो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ -1/9 बाहर है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट एज इट इज आएगा 4t² -5t -3। अब यहां लिखा है d⁴, तो d⁴ तो इसका होगा नहीं, 4 टाइम डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ 2 ही बार होगा, तो d⁴ को इग्नोर करो सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। बस आप यहां पे क्या करो, प्लस 8/9, ये 8/9 d² कर लो, इसका d² ऑफ ब्रैकेट 4t² प्लस 5t -3। ये देखिए, ये स्टेप समझ में आई क्या, ये बताओ पहले। यहां पे ये ब्रैकेट इंटू 1 किए तो ये एज इट इज आ गया। उसके बाद d⁴ को हमने इग्नोर किए, क्योंकि हायर डेरिवेटिव वैसे भी 0 हो जाएगा ना, इसका हायर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हमने कहा था यहाँ पे सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ d² हो सकता है, d³ भी नहीं होगा, d⁴ भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, d⁴ को इग्नोर किए, वैसे भी यहाँ पे इसका d⁴ 0 हो जाएगा। 8d² / 9 यहाँ पे रखे, देखो 8/9 एज इट इज है, और इसका d² होगा, d² यानी 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए वो d² एज इट इज है। और अब इसको डिफरेंशिएट करो 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा वो लिख लो। तो यहां -1/9 4t² -5t -3 प्लस 8/9। अब यहां पे 4t² का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8t आएगा, फिर एक और बार करेंगे तो 8 आएगा, मतलब यहां पे हो जाएगा इंटू 8। ये देखो हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो तो हमें पी आई मिलने वाला है। सो देयरफॉर पी आई इक्वल टू -1/9 बाहर है, 4t², ठीक है, -5t और अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 64/9, ठीक है, -3, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हमें मिलेगा 37/9, ठीक है, 8 8 64 64/9, इसमें -3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 37/9। तो यहां तक हमने सॉल्व किए, और ये सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं पे स्टॉप करो। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर बी कहो। तो हमने आपको कहा था कि CF और PI निकालना है, और एक बार CF और PI मिल गया फिर दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो CF भी हमने फाइंड आउट किया, देखो ये था CF, ये CF है और ये PI है, और अब दोनों को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन यहां बनेगा और उसके थ्रू x फाइंड आउट होगा। नाउ x = CF प्लस PI। तो x = CF ये है पूरा, तो ये सीधा सीधा हम यहीं से कॉपी कर लेते ना। एक मिनट, यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा इक्वेशन ये हमने कॉपी कर रहे हैं, यस। तो ये कॉपी हो गया, CF प्लस PI का ये टर्म्स है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हम यहां से इसको कॉपी कर रहे हैं, ये
ये देखो, ये हमारा x यहाँ बन के तैयार है। इसको अगर रिड्यूस करना है कुछ तो रिड्यूस करो, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हो सकता ना। इसमें क्या रिड्यूस करोगे आप? C1 C2 C3 C4 में कुछ नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो इसको ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमें फाइनली x मिल गया। दिस इज द x। मतलब अगर आपने एग्जाम में इतना भी सॉल्व किए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में अगर मान लो 10 मार्क्स के लिए आता है, तो इतना सॉल्व करने से आपको 5 to 6 मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपको x और y दोनों निकालना था ना। ये सिर्फ x है, y तो नहीं है ना, तो y भी निकालना पड़ेगा आप। तो चलो अब y निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये x उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पे है, तो पहले स्लाइड में चलते हैं। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, देखो ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x पुटअप करो तो आपको फिर y मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 नहीं, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की जगह इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में डी स्क्योर वाई बाई डी टी स्क्योर है। इसका रिड्यूस फॉर्म डी के फॉर्म में क्या ये है, इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे कैपिटल डी है, तो यहाँ सॉल्व करना अच्छा रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करो। इक्वेशन नंबर 1 का मॉडिफाइड फॉर्म इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो और y फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन नंबर 3 हम लिख लेते हैं उधर वो वाले स्लाइड में, ये वाली, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 हम यहां लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या था? ये था डी स्क्वेयर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 5y इक्वल टू टी स्क्वेयर। ये था इक्वेशन नंबर 3। एक बार हम चेक कर लेंगे यही इक्वेशन था क्या? डी स्क्वेयर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 5y इक्वल टू टी स्क्वेयर है, ये हमने यहां लिख दिए। अब यहां से y निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहां पे पहले ये टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 5y इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर प्लस 4 ऑफ एक्स, ठीक है। और अब यहां पे अगर y निकालना है तो ये हो जाएगा 1/5 और ब्रैकेट में ये पूरा एज इट इज। देखो आपको यहां से y मिल जाएगा। एक बार आपको यहां से y मिल गया तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अब यहां से y निकालने के लिए x पुटअप करो। ये देखो ये x है, ये इतना लंबा x यहां पुट करो, ठीक है। चलो पुट करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, पुटअप तो करना ही पड़ेगा। तो y इक्वल टू काफी लंबा जाएगा, सो y इक्वल टू 1/5 कर्ली ब्रैकेट में हम देंगे सबसे पहले टी स्क्वेयर माइनस ऑफ डी स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है। और अब x यानी ये पूरा पुट करना है, तो हम यहां लिख लेंगे। तो काफी ये लंबा है, तो इसको भी हमें ब्रैकेट में देना पड़ेगा एक, तो हम यहां लिख लेंगे c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t प्लस c3 cos ऑफ 3t प्लस c4 साइन ऑफ 3t। उसके बाद -1/9 4t स्क्वेयर माइनस 5t प्लस ऑफ 37/9। ये देखिए काफी ये बड़ा हो गया, लेकिन इसको पुट करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो ये हमने इस तरह से पुट किए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करने दो। हमने कहा था ये टाइप के प्रॉब्लम जो है काफी लंबे होते हैं, काफी बड़े होते हैं। तो इसमें x पुट करना था, तो x ये उठा के x हमने यहां पुट कर दिया। देखो ये x है पूरा। और अब इसको सॉल्व करो, इसको तब तक सॉल्व करो जब तक ये सॉल्व होगा। इसको रिड्यूस करो। अब इसको रिड्यूस करना मतलब क्या है? देखो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पे डी स्क्योर है, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट भी करना है और फिर रिजल्ट आएगा। चलो करेंगे, अगले स्लाइड में करते हैं, वो न्यू स्लाइड में, और तब फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है और अब चलो करेंगे सॉल्व। काफ़ी लंबा जाएगा वो, लेकिन आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको वो सब करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो चलो करेंगे y इक्वल टू, यहाँ से लिखते हैं 1/5 बाहर है कर्ली ब्रैकेट। ये पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा टी स्क्वेयर वाला। बिल्कुल स्टेप वाइज करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस ये सभी टर्म को डी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो। सभी टर्म को डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर ऑफ दिस का है ना, क्योंकि डी स्क्वेयर है ना, तो सभी को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन डी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करते करते माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस है यहाँ, तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। और डी स्क्वेयर यानी 2 बार डिफरेंशिएशन,
तो हम एक काम करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके ही रिजल्ट लिख लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, चलो पहले डी स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे, नहीं तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं ना। चलो स्टेप वाइज करेंगे, नो इशू, एक स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारे तरफ से। तो माइनस डी स्क्वायर ऑफ C1 e टू द पावर टी माइनस डी स्क्वायर ऑफ C2 e टू द पावर माइनस टी, बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहे हैं। देखो माइनस डी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, उसके बाद माइनस डी स्क्वायर ऑफ C3 कॉस ऑफ 3t माइनस डी स्क्वायर ऑफ C4 साइन ऑफ 3t। देखो समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्टेप वाइज। उसके बाद यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर, और यहां पे 9 है तो डी स्क्वायर बाई 9 है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस, डी स्क्वायर बाई 9, और ये पूरा ब्रैकेट 4t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 37/9। ये देखो इसको 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 और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, सभी को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 नहीं -4, क्योंकि ये माइनस है, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस दोनों के लिए था ना, तो -4 से मल्टीप्लाई करो, -4 C1 e टू द पावर t -4 C2 e टू द पावर -t, ठीक है। उसके बाद -4 C3 cos ऑफ 3t -4 C4 साइन ऑफ 3t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4/9, और ये ब्रैकेट 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस ऑफ 37/9, ठीक है। और यहां पे ये ब्रैकेट कंप्लीट करो, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं स्टार्टिंग से ही, स्क्वायर ब्रैकेट, कोई इश्यू नहीं है। ये देखो कितना बड़ा इक्वेशन है, काफी ज्यादा टर्म्स है इसमें। अब इसको रिड्यूस करो, तो y इक्वल टू 1/5 बाहर में है, तो टी स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी डिफरेंशिएशन e टू द पावर t का हो जाएगा, e टू द पावर t खुद हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस C1 e टू द पावर t। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है। उसके बाद यहां पे करेंगे तो पहले इसमें आएगा माइनस, फिर माइनस, देखो e टू द पावर -t का एक बार करेंगे तो माइनस e टू द पावर -t, फिर एक और बार करेंगे तो प्लस e टू द पावर -t, मतलब ये माइनस C2 e टू द पावर -t एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ cos 3t को डिफरेंशिएट करो, तो cos 3t का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 3t इंटू 3 माइनस में, ठीक है ना। तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3t और 339, मतलब ये हो जाएगा प्लस 9 C3 cos ऑफ 3t, ठीक है। देखो बताते हैं, cos 3t का हो जाएगा -3 sin 3t, है ना, और फिर इसका -9 cos ऑफ 3t, ऐसा। तो 9 यहां पे आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा है वो। यहां पे करो, sin 3t का हो जाएगा 3 cos ऑफ 3t, और ये हो जाएगा -9 sin ऑफ 3t, तो ये माइनस माइनस प्लस 9 C4 साइन ऑफ 3t, ऐसा, ठीक है। यहां तक आ गए, अंदर चलते हैं। यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t स्क्वायर का हो जाएगा 8t, फिर 8, मतलब यहां बचेगा ओनली 8/9, यहां बचेगा ओनली 8/9। उसके बाद ये इधर की टर्म्स एज इट इज, -4 C1 e टू द पावर t -4 C2 e टू द पावर -t -4 C3 cos ऑफ 3t -4 C3, नीचे लिखते हैं -4 C4 साइन ऑफ 3t, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस 16t स्क्वायर बाई 9, 4/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16t स्क्वायर बाई 9 -20t/9, ठीक है। और ये 37 इंटू 4/81 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 148/81, और यहाँ पे ब्रैकेट पूरा करो,
और अब आगे बढ़ते हैं और रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 2c1 की टर्म है, 2c2 है, 2c3 है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c1 की टर्म पहले लिखना है हमें। c1 की टर्म देखो क्या है, -c1 एक टर्म ये है, यहाँ c1 की टर्म ये एक है, और c1 की टर्म ये एक है, तो ये हो जाएगा -5 c1 e टू द पावर t। c1 की टर्म, c2 की टर्म्स कहाँ पे है, ये c2 की टर्म और ये भी c2 की टर्म, मतलब ये भी हो जाएगा -5 c2 e टू द पावर t। ठीक है, ओके। अब c3 की टर्म देखो, c3 की टर्म ये एक है और ये दूसरी एक है, तो 9 cos 3t और ये -4 cos 3t, मतलब इनमें सब्सट्रैक्शन करो तो 5 cos 3t आएगा, तो +5 c3 cos ऑफ 3t ऐसा। अब c4 वाली टर्म देखो, ये एक है और ये एक है, तो इसमें भी वही मिलेगा सेम, 9 - 4, तो ये हो जाएगा +5 c4 sin ऑफ 3t। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। अब टी स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढो, तो टी स्क्वायर वाली ये एक टर्म है टी स्क्वायर, और यहाँ पे 16/9 टी स्क्वायर, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 16/9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब 9 और 16 25/9 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा +25/9 टी स्क्वायर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था बस, और कुछ नहीं। और टी वाली टर्म ये है -20/t, 20/9t, और ये 8/9 और 148/81, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 220/81, और ये ब्रैकेट पूरा करो। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। क्या ये और रिड्यूस हो सकता है? एक स्टेप रिड्यूस तो हो सकती है, बिल्कुल एक स्टेप। क्या कर सकते हैं, देखो बाहर 1/5 है ना, अंदर में सभी में 5 से डिविजिबल हो सकते हैं हर एक टर्म। देखो यहाँ पे हर जगह से 5 हट जाएगा, तो चलो कर लेंगे, आखिरी स्टेप रहेंगी। सो देयरफॉर y इक्वल टू 5 से डिवाइड करना है इनडायरेक्टली पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ मिलेगा -c1 e टू द पावर t -c2 e टू द पावर -t। यहाँ -t होना चाहिए ना, माइनस छूट गया हमसे, ओके सॉरी, ओके। तो ऐसी गलती होती है, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, इसलिए चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +c3 cos ऑफ 3t +c4 sin ऑफ 3t, यहाँ पे 5/9 टी स्क्वायर, यहाँ पे 4/9 t, और यहाँ पे 44/81। ठीक है, और ये सॉल्व नहीं हो सकता और रिड्यूस नहीं हो सकता, यहीं पे स्टॉप करो ये। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके x और y फाइंड आउट करना है, तो हमें x भी फाइंड आउट कर लिए, y भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, और इस तरह से पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा के देते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो जैसा हमने कहा था बेसिक्स क्लियर होना चाहिए उसके। तो देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे की है। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने कैपिटल डी के फॉर्म में रखे, उसके बाद हमने डिसाइड किए कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और हमने y का टर्म सेम करे दोनों में, y का टर्म कैंसिल हो गया, x के फॉर्म में इक्वेशन मिल गया x वाला, और फिर हमें यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए एक फ्रेश प्रॉब्लम मिल गया, समझ लो। फिर यहाँ से हमने सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, उसके रूट्स निकाले, और रूट्स का टाइप चेक करके हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का इक्वेशन लिखे। CF का इक्वेशन ये था। फिर हमें PI फाइंड आउट करना था, तो PI की हमने स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट किए, और यहाँ पे हमने केस 3 अप्लाई करना डिसाइड किए। उसके लिए 1 - x इनवर्स
या 1 + x इनवर्स के फॉर्म में सेट करना होता है तो वो हमने किए। सीरीज बनाए बाइनोमियल एक्सपेंशन और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको आगे चल के थोड़ा सा सॉल्व किए, रिड्यूस किए तो हमें पी आई मिल गया। CF और पी आई को ऐड किए तो जनरल सॉल्यूशन मिला x का, और x हमें फाइनली मिल गया। एक बार x मिल गया तो यही x उठा के इक्वेशन नंबर 1 में या 1 में पुट करना था, तो हमने 1 का जो सब्सटीट्यूट था इक्वेशन 3 उसमें पुटअप किए, इक्वेशन नंबर 3 ले लिए, ऐसा था। और यहाँ पे हमने सबसे पहले y के लिए कंडीशन बनाए, देखो, और यहाँ पे x पुटअप किए, ये देखो, और फिर हमने ये x को सॉल्व करना जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। यहाँ पे हमने x पुटअप करके जो आगे सॉल्व किए हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करके, डिफरेंशिएट वगैरह करके, जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है वो यहाँ पे हमने किए। देखो काफ़ी ये लंबा, और धीरे धीरे स्टेप वाइज हमने इसको सॉल्व किए, रिड्यूस किए, और फाइनली हमें y मिल गया। और यही y हमें एट द लास्ट चाहिए था। और इस तरह से हमने x और y फाइंड आउट कर लिए। देखो ये x इसके पहले जो निकाले थे, आप ये आंसर जो है वो इधर लिख सकते हैं, इधर आप x लिख सकते हैं, और यहाँ y भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में सॉल्व करते समय आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहा था घर से एटलीस्ट एक बार तो भी ऐसे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, तो आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का आज का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।